Only question in your mains paper, 0 question in your prelims paper. AI, 1 question in mains paper, 1 question in prelims paper, 1 question in essay paper. बात करनी पड़ेगी ना, किसी भी टॉपिक को शुरू करने के पहले ये पता चल जाए इसका कितना महत्व, अपने आप हिम्मत बढ़ जाती है और उसे पढ़ने का मन करता है। होता है क्या नहीं होता? और ये चीज मैं तो कहता हूं आपको, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में पढ़ने के पहले टीचर से पूछ लेना चाहिए, सर बता दो इसका इंपॉर्टेंस कितना है। देखो बच्चों, रोबोटिक्स है ना, वो एक ग्रीक वर्ड से आया, ग्रीक शब्द से आया। थोड़ी देर कॉपी और पेन खोल लो, फिर मैं किताब ही खुलवाऊंगा, कौन इतना लिखने जाएगा। उसका नाम है रोबोटो। रोबोटिक्स केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड रोबोटो, और रोबोटो का मतलब होता है, इफ यू गो इन द मीनिंग ऑफ द रोबोटो, सेल्फ लेबर। रोबोटो का मतलब होता है सेल्फ लेबर। रोबोटो का मतलब होता है सेल्फ लेबर। यानी फिर वही बात हो गई, ऐसी मशीन जो बनाई गई, जिसको प्रोग्राम की गई और जो ह्यूमन की तरह काम कर रहा हो। मतलब वॉट एवर यू डिफाइन एज एआई ना, सेम एज अ रोबोट। सो कि एआई का ही एक इंटीग्रल एरिया क्या है? रोबोटिक्स। वही परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, फिर रिपीट मार दो, उन्हीं को हम रोबोट्स कहते हैं। अब फिर अगर हम रोबोट्स को अगर हम करेंगे कितने तरह के हो गए, फिर वही सेम थिंग, जैसे वहां पे हमने वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई देखा था, यहां पर उसकी जगह हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल कहते हैं। If you do the study of robotics with the comparison of human being, same thing on the basis of performance, accuracy, reliability, तो रोबोट्स दो तरह के हो गए विद कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन, या उनके परफॉर्मेंस पर। एक जिसको हमने बोला डोमेस्टिक रोबोट, और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट। तो वन हो गया बच्चा डोमेस्टिक रोबोट, और दूसरा हो गया दैट इज अ इंडस्ट्रियल रोबोट। So one is a domestic robot and second is a industrial robot. So domestic robot and industrial robot. अब बात होती है सर व्हाट इज द डोमेस्टिक रोबोट। सीधी बात, अगर नॉट बेटर देन ह्यूमन, फिर वही कंपैरिजन, नॉट बेटर देन ह्यूमन। अगर ये ह्यूमन से बढ़िया काम नहीं कर रहा परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी में, अगर नॉट बेटर देन ह्यूमन है तो वो डोमेस्टिक है, और अगर वो बेटर देन ह्यूमन है तो वो इंडस्ट्रियल है। और अगर वो बेटर देन ह्यूमन है तो वो इंडस्ट्रियल है। अब आप कहोगे सर कुछ एग्जांपल्स बताओ तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, मैं एग्जांपल दूंगा, और एग्जांपल से लिटरली समझना और आसान होगा। जैसे क्लीनिंग ऑफ हाउस, जैसे क्लीनिंग ऑफ हाउस, घर की सफाई करना। कीप एन आई ऑन इंट्रूडर्स, घर में घुसने वाले लोगों पे नजर रखना। कीप एन आई ऑन इंट्रूडर्स, इसका मतलब होता है घर में घुसने वाले लोगों पे नजर रखना। दिस एग्जाम्पल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक रोबोट। अब सर इंडस्ट्रियल रोबोट्स क्या होते हैं, है ना? अब इंडस्ट्रियल रोबोट्स क्या होते हैं सुनो। इंडस्ट्रियल रोबोट्स में जैसे मैंने कहा, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे पैकेजिंग इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्रीज है ना, दीज आर द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स। हजारों हजारों कारें, 1 लाख से अधिक कारें मारुति की बिक जाती हैं एक साल में। इस साल बनती भी तो होंगी 1 लाख से ज्यादा कारें, और वो मारुति कारें इंडिया में बनती हैं।
जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे पास में एक जगह है गुड़गांव, मानेसर। वहाँ के जो मारुति कार वाले हैं, मतलब जो काम करते हैं, वो लोग कभी कभी स्ट्राइक वगैरह भी करते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है वो जगह, मानेसर गुड़गांव। अब बताओ, विदाउट अ सिंगल मिस्टेक लाखों लाखों गाड़ियों में, शायद 1000 गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब नॉट इवन द 1%। किस हिसाब से इंडस्ट्री है जो काम कर रही है, पूरी बेल्डिंग करना, कार के टायर्स लगाना, पेंच लगाना, ए टू जी सारी चीजें सब मशीन और टूल से हो रही है, कुछ भी ह्यूमन नहीं है। वो एक इंडस्ट्री है, वो एक रोबोटिक इंडस्ट्री है। उसके सारे बॉडी पार्ट्स वगैरह जो होते हैं वो आते हैं कंपनी और सेट करके जरिए। कंपनी है फ्यूमुलस, और जिसको जिस तरह की इंडस्ट्री वाली चीजें चाहिए आके सेट करके चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से मतलब काम करता है। अब डब्बा वब्बा, मान लो पेप्सी कोला के पैकिंग करनी है, तो उसके जो लिड्स ढक्कन लगाए जाते हैं उसको इस तरीके से मशीन से लॉक किया जाता है। इफ यू टर्न अपोजिट, स्टिल दिस कोल्ड ड्रिंक विल सेव इनसाइड द बॉटल, इट विल नॉट बी आउटसाइड। ये भी आप समझते हैं, क्लियर एवरीवन। ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये आप इंडस्ट्रियल रोबोट से, जिसका परफॉर्मेंस लिटरली डोमेस्टिक रोबोट से लाख गुना अच्छा है। अब हम लोग यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं रोबोट्स के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक दो रोबोट्स के बारे में आपको बताऊंगा अभी। अगर हम हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स पे जाते हैं तो दुनिया का पहला रोबोट जो डेवलप किया जाता है वो 1928 में होता है, और उसका नाम है गाकू टेंसोरू, लिखा होगा, और ये जापान का है। ये दुनिया का पहला रोबोट्स माना जाता है ऑफिशियली। 1928 बॉक्स बना होगा आपकी बुक में और उसमें ये चीजें लिखी होंगी, गाकू टेंसोरू। और पता है ये जापान बनाता है, और ये दुनिया में पहला रोबोट ऑफिशियल डिक्लेयर किया जाता है। पर ये जो रोबोट होता है ना, ये 100% ऑटोमेटिक रोबोट नहीं होता या डिजिटल रोबोट नहीं होता, मतलब काफी हद तक मैनुअल होता है। मशीन को खुद अपने हाथ से थोड़ा बहुत ऑपरेट करना होता है। द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट जो डिजिटल रोबोट हुआ 1954, उसका नाम है यूनिमेट, और इसको बनाए थे, ये कंपनी थी जिसका नाम था यूनिमेशन। कंपनी का नाम यूनिमेशन, बनाने वाले का नाम, जो रोबोट बना उसका नाम यूनिमेट। इसको हम कहते हैं दुनिया का पहला डिजिटल रोबोट, फर्स्ट फुली डिजिटल रोबोट। ये हुआ एक्चुअल में नई जनरेशन का रोबोट जो 1954 में बना। एक बंदा है जिसको फादर ऑफ एआई कहते हैं, इसी बॉक्स में मैंने उनका भी नाम रखा है। और बताइए ये क्वेश्चन अभी एक आध साल पहले, 2 साल पहले, ये आपके एमबीबीएससी में आ गया, फादर ऑफ एआई कौन है? मैकार्थी और मार्विन मिन्स्की। ये क्वेश्चन अभी एमबीबीएससी में आया था। फिलहाल वहां ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो फादर ऑफ एआई पूछा था, तो ठीक है ना, मैकार्थी, MACARTHY, मैकार्थी और मार्विन मिन्स्की, ये हैं फादर ऑफ एआई। सो मैकार्थी और मार्विन मिन्स्की। ओके, और आगे बढ़ते हैं। यहीं पर आपको एक रोबोट मिलेगा जिसका नाम है फ्यूमुलस। अरे मैं तो बोला ही नहीं, वेबर्ट 1 तो बोला ही नहीं मैंने। वेबर्ट 1 दुनिया का पहला ऑफिशियल ह्यूमनॉइड रोबोट बोला जाता है, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियल ह्यूमनॉइड रोबोट। वेबर्ट 1 क्या है? वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियल ह्यूमनॉइड रोबोट। वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियल ह्यूमनॉइड रोबोट। दुनिया का पहला ऑफिशियल ह्यूमनॉइड रोबोट वेबर्ट 1 को बोलते हैं। वेबर्ट 1 दुनिया का पहला ऑफिशियल ह्यूमनॉइड रोबोट है। एक रोबोट का नाम लिखा होगा फ्यूमुलस। और फ्यूमुलस के बारे में बता दूं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पाया जाता है। फ्यूमुलस में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पाया जाता है। सो फ्यूमुलस में क्या है? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पाया जाता है। अब आप पूछोगे सर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल रोबोट्स में इस तरह के फीचर्स की जरूरत होती है, यानी एक रोबोट की मशीन, पूरा रोबोट 360 डिग्री पर घूम सकता है, हर एंगल पे, मतलब कुछ ऐसा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी।
कैसे होता होगा मैं बताता हूं। जैसे मेरे हाथ को देखो, इसमें ना इस पॉइंट पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये मान लो y है, ये मान लो x है, और ये मान लो g है। x हो गया, y हो गया, g हो गया। ऐसे ही इस पॉइंट पे भी तो हो जाएगा ना, x है, ऊपर y हो गया, और सामने कर दिया g हो गया। तो 3 डायरेक्शन यहां हो गया, 3 डायरेक्शन यहां हो गया। इस तरह करते 6 डायमेंशन में हम किसी मशीन के पार्ट को घुमा सकते हैं। इस तरीके से कोई मशीन जो होगा वो हर डायरेक्शन में काम कर सकता है। और वैसे भी कार वार इंडस्ट्री है, इस तरह की जगहों पे पता नहीं पेच ऐसे लगाना है या ऐसे लगाना है या ऐसे लगाना है या ऐसे लगाना है, गाड़ी की सही ऐसे करनी है या ऐसे करनी है या ऐसे करनी है या ऐसे करनी है, आप नहीं समझे। तो वो हर डायरेक्शंस में अपने एंगल्स को बदलकर आपका काम करता है, और इस तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग की गई है। कुछ समझ में आया होगा। आप यूट्यूब पे जाइए, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इस तरह की चीजें आपको ज्वाइंट्स में 3 एक्सेस करके टाइम बर्बाद करेगा। मैंने उस चीज को आधे मिनट में समझा दिया। क्यों उसको जाके आप टाइम बर्बाद करेंगे, इस तरह की चीजें। और यहां एक बहुत ही पॉपुलर ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसके बारे में बताऊंगा, इसका नाम है एसिमो, जो 2000 में ईयर 2000 में बना, जिसका नाम है एसिमो। इसका पूरा नाम है एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबालिटी। इसका पूरा नाम है एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबालिटी, एसिमो। एसिमो का पूरा नाम है एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबालिटी। अब क्या होता है एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव? देखो ये एसिमो का पूरा नाम है। इसे डेवलप किया था जापान की होंडा मोटर कंपनी ने। जापान की होंडा मोटर कंपनी ने। ये बिल्कुल दिखने में ऐसे लगता है जैसे किसी एस्ट्रोनॉट से एक जैक पैक पहन रखा है, मतलब जैसे जैकेट वैकेट पहन के नहीं एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाते, एग्जैक्टली लुक लाइक एन एस्ट्रोनॉट वियर अ जैक पैक, नथिंग मोर। एकदम ऐसे लगता है किसी एस्ट्रोनॉट ने अपने जैक पैक या जैकेट्स पहन रखे हैं। Okay, or even it can walk with the speed of 9 km per hour. How interesting it is. It can walk with the speed of 9 km per hour. कुछ चीजें हैं जो शायद बुक में नहीं लिखी हैं, तो आप बुक में ही लिख लेना, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि बुक इज योर नोट्स। ये वॉक करता है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप लोग भी 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो चल ही लेंगे, उससे ज्यादा ही चल लेंगे। बेकार हो तुम लोग, बहुत ही बेकार हो। 9 किलोमीटर भी नहीं चल सकते। कॉन्फिडेंस देखो, चेहरा उतर गया। मतलब मशीन नहीं थकेगा तो वो 1 घंटा हमेशा चलता रहेगा, पर आप 1 घंटे 9 किलोमीटर चल लेंगे, उसके बाद नहीं चलेंगे। हाँ, उसके बाद नहीं चलेंगे। हाँ, मतलब समझ गया बच्चा, समझ गया। मजे ले रहा है मेरा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इट कैन वॉक। आप जाके देखो ना यूट्यूब से, बड़े प्यारे प्यारे वीडियोस मिलेंगे। मेरे कुछ दोस्त हैं जो यहाँ गए भी हैं इस कंपनी में, और वो बताते हैं कि ये रोबोट्सी जो है आपको चाय पानी सा पिलाता है, हेलो हाई भी बोलता है। वहाँ पे प्यून व्यून नहीं है उस होंडा मोटर कंपनी में। सारा का सारा नहीं, वो तो दूसरी, सारा का सारा इस कंपनी के अंदर यही आपको चाय पानी पिलाता है, कोई प्यून नहीं है। आप इसके बहुत सारे वीडियो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। एसिमो, इस पे यहाँ लिखा होगा एसिमो। फालतू काम करने जा रहा हूँ मैं, एकदम फालतू काम कर रहा हूँ मैं। रहा नहीं जा रहा अलग बात, एकदम फालतू काम है ये। अब एकदम बच्चा फालतू काम कर रहा हूँ मैं। अब तुम और पूछोगे और फालतू हो जाएगा। ये देखो इतने सारे एसिमो हैं, फुटबॉल खेलता हुआ दिखेगा, चाय पिलाते हुए दिखेगा, है ना, बहुत सारे एसिमो आपको दिए जाएंगे। देखो बहुत सारे एसिमो है, फुटबॉल खेलते हुए, वीडियो में ना प्ले करने वाला। ये देखो कुछ और है, ये देखो यहाँ पे बातचीत हो रही है, डांस कर रहा है, चाय कॉफी पिला रहा है, ऐसे कुछ मिलेंगे आप। ये देखो कॉफी लेके जा रहे हैं, सीढ़ियां भी चढ़ रहा है, सीढ़ियां भी चढ़ रहा है, गो गो गो, चाय कॉफी तैयार हो रही है, कुछ कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। आपने थोड़ा सा मैंने दिखा दिया, अब आप इसको देख सकते हो। रहा नहीं जा रहा है, मैं उसे प्ले कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको बंद भी करूंगा, है ना। ये
हम लोग बंद कर देते हैं। इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे ही बोल रहा था। आप घर पे देखेंगे, जस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए मैंने दिखा दिया। गो गो गो, हिट हिट हिट, स्टेयर्स एंड टी एंड कॉफी, मतलब है बड़े प्यारे प्यारे वीडियोस हैं। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। यूपीएससी निकालनी है, ठीक है, रिसर्च नहीं कराना मुझे बच्चों से, इंटरेस्ट उतना ही जिससे क्लास का मनोरंजन हो जाए। जो मैंने बोला था सारी चीजें थी उसमें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहीं पर कंपोनेंट ऑफ रोबोट्स पढ़ेंगे। छोटी सी बात कर लेते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट्स। मैं फिर बोल दे रहा हूं, ये चैप्टर फैक्चुअल है, मैं आपको फैक्ट ही फैक्ट पढ़ाने वाला हूं। कंपोनेंट ऑफ रोबोट्स, ये पूरा चैप्टर फैक्चुअल है। अब देखो यहां पे एक इशू है, मैं आपको पहले समझा दूं। कंपोनेंट ऑफ रोबोट्स में इशू ये है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कंपोनेंट ऑफ रोबोट्स के बारे में बताओ, फिलहाल ये आया हुआ है, ये इशू है। क्यों आया ये इशू है? शायद 2012 के प्रीलिम्स से पूछा था, यानी सॉरी मेन से पूछा था, 5 मार्क्स से पूछा था और 50 वर्ड से लिखना था। कितना गंदा क्वेश्चन था ना। रोबोट से कंप्यूटर लिखो, ऐसे ही अगर आ जाए तो क्वेश्चन फेंक दिया। दुनिया में इतने सारे रोबोट है, सबके अलग अलग कंप्यूटर, फिर लिखें क्या? नई बात समझ में। अरे भाई ऐसे पूछो ह्यूमनॉइड रोबोट का कंप्यूटर बताओ, तब तो समझ में आता है। पैकेजिंग इंडस्ट्री वाले का बताओ, तब तो समझ में आता है। बोले कंपोनेंट ऑफ रोबोट पे शॉर्ट नोट लिखो, ऐसे कैसे कोई क्वेश्चन फेंक देता है? तो फिर तो इसका तो एक ही तरीका होगा ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ फीचर्स। जैसे उसने क्वेश्चन फेंका वैसे अब आंसर फेंक। वो कह रहा तुम बिटोर लो, अब तुम कह रहे हो तुम बिटोर लो। वो बोला ना तुम बता दो, तो तुम भी फेंक दियो, तुम इसमें ढूंढ लो। भाई यही तो होता है आईएएस ऑफिसर, होशियार होता है, आंसर नहीं छोड़ता वो बच्चा, होशियारी के साथ आंसर कर डालता है। उसको ही पता एक नंबर से हो सकता है मेरा इंटरव्यू कॉल रुक जाए। मैंने आपकी बातें पहले भी बोली है, होता है एक नंबर से अब आईएएस का रैंक 1 बनने से रुक जाए, नहीं तो आप इतिहास बना लेते। इस साल का रैंक 1 था ये, एक नंबर से अब आईएएस बनने से रह गए। तो एक नंबर के आदमी तो फाइट करता ही है, छूटता नहीं है मेंस में। मेंस में कोई बच्चा मैंने नहीं देखा कि जो 3 घंटे से पहले आ जाए। पेपर हो गया फिर भी बैठा रहता है, फिर कॉपी खोलता है, कहीं कोई गुंजाइश है क्या एक नंबर बढ़ने की? और वो सही काम कर रहा है, और वो कोई और भी होता अगर सही बंदा तो कोशिश कर रहा होता। जो कि जिंदगी का सवाल है ना, एक नंबर पे कुछ भी हो सकता है। आप भी ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे तो अब करेंगे, क्योंकि बाकी सब करते हैं। कई बच्चों को आंसर नहीं आता फिर भी कोशिश कर देंगे, कुछ तो दिमाग चल जाए, कुछ तो लिख दें, क्या पता 12.5 सीधे जाए, एक नंबर मिल जाए, और वही एक नंबर से हमारी किस्मत बदल जाए। तो मैं वही बता रहा हूं कि यूपीएससी के मेंस में बच्चा लास्ट तक नहीं हिम्मत हारता है और रुका रहता है, और वो 3 घंटे के पहले पेपर से बाहर आता भी नहीं है। और लॉजिकली आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों करता है वो? जबकि पेपर हो चुका है, मान लो सब कुछ करने के बाद भी, 20 आंसर लिखने के बाद भी, फिर भी रुका रहता है। ठीक है, अच्छा अब हम यही बता रहे हैं, अभी इतना गंदा सा क्वेश्चन है तो आप छोड़ दो सकते नहीं है, आपको कोई लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट फॉर वेरियस टाइप ऑफ फीचर्स। उसमें से फिर हम बता देंगे वन ऑफ वेरी पॉपुलर रोबोट कंपोनेंट्स ह्यूमनॉइड कंपोनेंट्स आर मेंशन बिलो। एक का सबसे कॉमन वाले का उदाहरण ह्यूमनॉइड का पढ़ के उसका कंपोनेंट लिख दीजिए। पर इस पहले बता दीजिए, दुनिया में बहुत तरह के रोबोट हैं, बहुत तरह के कंप्यूटर वाले हैं जो बहुत तरह के कार्यों को करते हैं। उनमें से सबसे पॉपुलर रोबोट जो ह्यूमनॉइड रोबोट है उसका कंपोनेंट में नीचे लिख देता हूं, आप देख लीजिए, हमको पूरा नंबर दे दीजिए, कहानी खत्म। ये मत लिखिएगा, हम बता रहे हैं। आप समझ गए ना इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाए? आपको समझ में आ गया? तो मैं आपको ह्यूमनॉइड रोबोट के कंपोनेंट बता देता हूं। अब देखो, अगर ह्यूमनॉइड का रोबोट है तो समझ लो मैं ही हूं, मेरा नाम एसिमो है। तो मेरे हाथ होंगे, मेरे आर्म्स होंगे, मेरे ज्वाइंट्स होंगे, मेरे फिंगर्स होंगे। अब इनके अलग अलग नाम दिए जाएंगे। क्या? आप अपनी बुक देखो ना, सामने सामने लिखा हुआ है। एक है जिसको हम कहते हैं एंड इफेक्टर,
फालतू काम चल रहा है, लेकिन क्या करें, डिमांड है यूपीएससी का, क्या किया जाए। तो क्वेश्चन पेपर भी दिखा रहा हूं आपको साथ साथ। मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर, ग्रिपर और एक्टुएटर। एंड इफेक्टर हो गया, मैनिपुलेटर हो गया, ग्रिपर हो गया, एक्टुएटर हो गया। ये चीजें एंड इफेक्टर हो गया, मैनिपुलेटर हो गया, ग्रिपर हो गया, एक्टुएटर हो गया, ये सारी चीजें हो गई। एंड इफेक्टर एक्चुअल में हम हैंड को बोलते हैं, मैनिपुलेटर एक्चुअल में हम आर्म को बोलते हैं, ग्रिपर एक्चुअली हम फिंगर को बोलते हैं, और एक्टुएटर हम ज्वाइंट और मसल्स को बोलते हैं। एक्टुएटर हम जनरली ज्वाइंट और मसल्स को बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं। देखो रोबोट्स में ना कुछ सेंसर्स भी होते हैं, कुछ सेंसर्स भी होते हैं। जैसे मेरे अंदर भी सेंसर्स हैं, आपके अंदर भी सेंसर्स हैं। सेंसर्स क्या होते हैं? सेंसर्स वो होते हैं जो हमें महसूस कराते हैं अगल बगल का इन्वायरमेंट। तो सर कुछ ऐसा महसूस अगल बगल का इन्वायरमेंट यहां भी होता है? हाँ होता है। क्या होता है अगल बगल का इन्वायरमेंट जो महसूस होता है? जैसे मैं पता करता हूं कि आप मेरे सामने कितनी दूरी पे हैं, इसके लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। मेरे अगल बगल का इन्वायरमेंट कैसा है, इसके लिए एक्सोसेप्टिव होता है। आप क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से मुझे क्या एक्शन लेना है, प्रोप्रियोसेप्टिव होता है। ये सेंसर्स हैं जो यूज किए जाते हैं। ये डिफरेंट सेंसर्स हैं जिनको यूज किया जाता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, अभी ये इतने कंपोनेंट आपको लिखने चाहिए थे, 50 वर्ड में आपको सारे नंबर मिल जाते हैं। अब एक गंदा सा क्वेश्चन है, इसको गंदा ही बोलूंगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर यूपीएससी देता है, इसलिए बहुत कम देता है, ना के बराबर देता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको एनर्जी से मिल जाते हैं, स्पेस से मिल जाते हैं, बायोटेक से मिल जाते हैं, हेल्थ डिजीज से मिल जाते हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस उधर से मिल जाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से मिल जाते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर वो अच्छे क्वेश्चन ज्यादा वहीं मिलते हैं। अब हम आते हैं रोबोटिक एप्लीकेशंस में। ये हैंड वैंड समझ गया ना, ये हैंड है, एंड इफेक्टर, ये आर्म है, मैनिपुलेटर, ये फिंगर्स हैं, ग्रिपर्स, ये ज्वाइंट मसल्स हैं, एक्टुएटर्स। एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स। देखो अगर आप एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स जाते हो तो बहुत सारे एप्लीकेशन आप रोबोटिक्स के देख सकते हो। देख सकते कि नहीं देख सकते हो? इन्वायरमेंट में देख सकते हो, हेल्थ में देख सकते हो, डिफेंस में देख सकते हो, डिजास्टर में देख सकते हो, मेडिकल में देख सकते हो। लेकिन एक बात हो, हेल्थ मतलब हेल्थ, मेडिकल एक में होगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मेनली आपके पेपर में जो पूछा जाता है दो ही, इतना तो बाकी घर में जाके एक बार पढ़ लीजिए बस। एक डिफेंस और दूसरा हेल्थ। तो हम लोग डिफेंस और हेल्थ को थोड़ा डिटेल में करेंगे। डिफेंस में कुल 7 से 8 एग्जाम्पल हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। और हेल्थ में ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, आप आसानी से याद रखेंगे। ओके एवरीवन, अब सुनो, पहले मैं लिए चलता हूं आपको एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स इन डिफेंस सेक्टर। उसके बाद हम लोग मेडिकल बात कर लेंगे, उसके बाद हम लोग मेडिकल पर बात कर लेंगे। सुनो होता क्या है। पहले मैं आपको दुनिया में रोबोट्स जो डेवलप किए गए डिफेंस सेक्टर में किस तरीके से काम करेंगे। देखो यूएस ने बहुत से तरह के रोबोट्स को यूज किया था। कहां? इराक और अफगानिस्तान वार में। इराक और अफगानिस्तान वार के समय यूएस ने डिफरेंट तरह के रोबोट्स का यूज किया था। कहां? हर जगह। आर्मी के लिए,
नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, हर जगह इसको यूज किया था। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर जगह के लिए इसका यूज किया गया। ओके और हर लेवल पे यूज किया था, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, ये खुद ही दिख रहा है, हर लेवल पे यूज किया था। आपको पता है जो हम लोग यूएवीज यूज करते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको कहते हैं, डिफेंस में आती है चीजें, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यूएवीज, जो एक तरह के ड्रोन्स भी आप कह सकते हो, ये रिमोटली पायलटेड होते हैं। इसमें जनरली पायलट नहीं होता, रिमोटली पायलटेड होता है, मतलब दूर से ऑपरेट किए जाते हैं। यूएवी जिसको हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कहते हैं, ये भी एक तरह के फ्लाइंग रोबोट्स ही तो हैं, उड़ने वाले। अगर आपने एक मूवी देखी होगी उरी, तो उसमें देखा होगा गरुण, इंडिया यूज द गरुड़ा, तो ये नाम याद हो जाएगा, बहुत आसान सा नाम है, मूवी से आपको याद हो जाएगा, डोरजिंग सर्जिकल स्ट्राइक, लिख सकते हैं। इंडिया ने यूएवी का यूज किया था एक फ्लाइंग रोबोट्स, जो कि सर्विलेंस के लिए किया गया था। आगे क्या है, क्या एक्टिविटी चल रही है, उसको वॉच करने के लिए किया गया, आगे की एक्टिविटी को वॉच करने के लिए किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह में। ओके अब यहीं पर कुछ और रोबोट्स मैं बता देता हूं, जैसे एक बिग डॉग है, एक रोबोट है बिग डॉग, इसको एक कंपनी है बोस्टन डायनामिक, उसने बनाया है। दिखने में बड़े बिग साइज का डॉगी लगता है, कुत्ते की तरह ही दिखता है, और ये बड़ी हेल्प करता है, सोल्जर्स की हेल्प करता है, इट हेल्प टू द सोल्जर्स, सोल्जर्स की हेल्प करता है। जैसे किसी रॉकी टेराइन एरियाज में, रॉकी टेराइन एरियाज है, नैरो फुटहिल एरियाज है, जैसे कोई आइस वाइस है, ऐसी जगह पे जहां हमारे सोल्जर्स के पैर स्लिप हो सकते हैं, रस्क हो सकता है, वो अपने कंधे पर आस्ट्रल्स लेके चल रहे हैं, वॉरेट्स लेके चल रहे हैं, गोला बारूद लेके चल रहे हैं, ब्लास्ट हो सकता है, शहीद हो सकता है, ऐसी जगह पे इन एरियाज में इनको हेल्प करने के लिए इस रोबोट को यूज किया जाता है। ओके रॉकी टेराइन एरियाज, पतली पतले सकरी सकरी जगह पे, नैरो फुटहिल एरियाज, पतले पतले एरियाज में, आइस है, पैर फिसल जाते हैं, पैर नहीं समझ में आता कैसे चले, उन सब एरियाज में ये बिग डॉग है जो डेवलप किया गया टू यूज दैम। इसके अलावा और है, जैसे एक रोबोट है जिसका नाम है डार्पा। अब देखिए इसमें मैंने फिर बोला, जो लोग जितना नाम रटेंगे उतना नंबर पाएंगे। जो लोग लिखेंगे रॉकी टेराइन एरियाज में हेल्प करने के लिए, अरे भाई लिखो ना बिग डॉग, आप समझ रहे ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अरे लिखो ना गरुड़ा। नंबर खींचना है तो एग्जाम्पल लिखो, नहीं तो आंसर आपका जनरलाइज लगेगा। फिर भाई हो गया 12-15 नंबर में आपको 3 नंबर दे देंगे, 4 नंबर, एग्जाम्पल करा देंगे तो 8 ले जाओ, ले जाओ 8, बहुत अच्छा लिख दिया तो 9 ले जाओ, 9 तो नहीं मिलेगा, 8 बहुत होता है, 15 में 8 बहुत होता है। डार्पा, डार्पा जो है देखो इसमें 6 पैर होते हैं, 6 लेग रोबोट्स बोलते हैं। इसका जनरली यूज सर्विलेंस के लिए होता है। जैसे मान लो टेली कम्युनिकेशन कराना है, कहीं किसी एरियाज में पहुंच जाना है, वहां की सारी सूचनाएं लेनी है, गुप्त सूचनाएं, तो कम्युनिकेशन में इसका यूज होगा, कम्युनिकेशन में इसका यूज होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन में इसका यूज होगा। 6 लेग रोबोट्स, डार्पा। भारत ने भी एक रोबोट बनाया, उसका नाम है दक्ष, ये इंडिया वाला है। सो इंडिया हैज आल्सो डेवलप अ रोबोट दैट इज दक्ष, भारत का अपना रोबोट है ये दक्ष, रिमोट कंट्रोल्ड है ये, ठीक है, ये रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है।
ऐसा कहते हैं स्टेयर वगैरह भी चढ़ सकता है। असल में ऐसा कहते हैं इसका जो यूज है ना बैटल फील्ड में सोल्जर्स की हेल्प करने के लिए। युद्ध वाली जगहों पे जाएगा। अब कैसे क्या करेगा बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, कहीं इसमें बहुत ज्यादा मैंने स्टडी की नहीं है और ना मैं चाहता हूं इसमें। मैं नाम याद रखने हैं। अब हो सकता है किसी को कोई मदद चाहिए, इंसान नहीं जाएगा, गोलियां चल रही हैं, चला जाएगा, देव चला आएगा, ऐसा कुछ है कि नहीं, कुछ इस तरीके का बैटलफील्ड सोल्जर हेल्प्स के लिए होता है। एक रोबोट है जिसका नाम है टलॉन। ये क्या करता है, अगर कहीं पर कोई माइंस वगैरह बिछे है ना, उनको डिटेक्ट कर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। माइंस वगैरह कहीं बिछे उनको डिटेक्ट कर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है टलॉन। यानी एक तरह के एक्सप्लोसिव डिस्पोजल है। एक्सप्लोसिव डिस्पोजल रोबोट है ये। जो एक्सप्लोसिव्स वगैरह होते हैं उनको डिस्पोज करता है। इसी तरह दो और रोबोट्स हैं, जैसे अब देखो मैं शुरुआत नाम से ही कर रहा हूं, एंड्रॉस 2 और मिनी एंड्रॉस। जितना रटोगे उतना पाओगे, जितनी चीनी होगी उतना मिठास होगा। यही चीज याद रखना, ये लाइन इन दो चैप्टर में, एआई और रोबोटिक्स में। मैं साफ साफ कह देता हूं। सॉरी बच्चा, एक्सप्लोसिव डिस्पोजल रोबोट्स। अरे जो माइंस है उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको डिस्पोज कर देगा। फिर सोल्जर हमारे आगे पीछे रहेंगे, ये आगे रहेगा, तो जान बच जाएगी ना। ठीक है। एंड्रॉस 2 मिनी एंड्रॉस क्या बम स्क्वाड्स की तरह काम करता है। वो नहीं बम निरोधी दस्ता वाले, वो जाते हैं कहीं बम होता है उसको डिफ्यूज करते हैं। ये भी वही जाएगा डिफ्यूज करेगा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो सोल्जर्स की डेथ वेथ नहीं होगी, किसी इंसान की डेथ नहीं होगी। अच्छा ही, ये भी एक रोबोट बनाया गया, ये भी एक रोबोट बनाया गया। और जानते हो आजकल दुनिया के जो कंट्रीज है ना एडवांस, वो लोग भैया रोबोटिक सोल्जर बना रहे हैं। अभी किसी दुनिया में किसी कंट्री ने यूज नहीं किया है, पर फ्यूचर में ये चीज बैटल फील्ड में होगी और लड़ाई करेगी। फ्यूचर में ये चीज होगी बैटल फील्ड में और लड़ाई करेगी। भारत का भी टारगेट है, भारत का टारगेट 2035 का है कि हम अपने बैटल फील्ड में रोबोट्स को उतारेंगे, रोबोटिक सोल्जर्स, रोबोट सैनिक, और वो हमारे लिए लड़ेंगे, देश की सुरक्षा करेंगे। है ना इंटरेस्टिंग। बट बाई 2035 अभी रिसर्च है, चल रही है चीजें, R&D चल रही है। फैक्ट्स और फैक्ट्स। अब थोड़ा सा मैं आपको मेडिकल पे लिए चल सकता हूं, हेल्थ और मेडिसिन पे। एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स हेल्थ और मेडिसिन में। क्या होगा हेल्थ और मेडिसिन में, जरा समझना। हेल्थ और मेडिसिन में 3 डायमेंशंस पकड़ेंगे हम लोग, और इन्हीं 3 डायमेंशंस को पकड़कर हम लोग आंसर्स लिखेंगे। कैसे? एक रोबोटिक सर्जरी डिवाइस, एक रोबोटिक सर्जरी डिवाइस मतलब एक ऐसी मशीन, एक रोबोट जो ऑपरेशंस करेंगे, रोबोटिक सर्जरी डिवाइस। दूसरा नैनो रोबोट्स, जिसको आप कहते हैं नैनोबोट्स, नैनोबोट्स। और तीसरा जिसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट। तीसरा जिसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स। तीसरा जिसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स। इन्हीं 3 पॉइंट्स को पकड़कर पूरे सेंटेंस बनाएंगे हम। फिलहाल आपकी बुक में इस तरह से हेडिंग मैंने नहीं बनाई है, पर हाँ आपके बुक में ये चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, चीजें लिखी गई हैं। कैसे? समझो।
देखो आपकी बुक में एक डिवाइस का नाम नहीं लिखा गया जो बार बार छूट जाती किताब में लिख रहे, इस बार भी फिर छूट गया। इसका नाम है दा विंसी सर्जिकल सिस्टम। आप अपने हिसाब से लिख लें। अब आप पूछोगे सर ये दा विंसी सर्जिकल सिस्टम क्या है? दा विंसी सर्जिकल सिस्टम एक रोबोटिक सर्जरी डिवाइस है। दा विंसी सर्जिकल सिस्टम एक रोबोटिक सर्जरी डिवाइस है। तो सर इसकी मदद से हम लोग ऑपरेशन करते हैं? डेफिनेटली। दा विंसी सर्जिकल सिस्टम एक रोबोटिक सर्जरी डिवाइस है। नैनो रोबोट्स अभी आपने देखा था, टाइनी रोबोट्स, आर्टिवेटिक डेटा लैब, याद आ रहा है? एआई आर्टिवेटेड डेटा लैब, छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं, बॉडी में जाते हैं, इंजस्टेबल कंप्यूटिंग कहते हैं। और प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स, तो जैसे मान लो हाथ पैर चला गया तो एक मशीन वाला हाथ होगा, मशीन वाला पैर होगा, आपको बचाएगा। बचाएगा क्या? आपकी जिंदगी जीने में मदद करेगा। गलती तो आपकी थी ना, आप क्यों स्टंट कर रहे थे? आपको शायद पता नहीं है आपकी जिंदगी के साथ दूसरा मौका नहीं मिलता है। एक पल है, दूसरे पल नहीं है ना? मैं बार बार कहता हूँ रिस्क जिंदगी के साथ नहीं ले जाता, बाकी किसी के साथ लो। यूपीएससी के साथ ले सकते हो, 6 बार मिलेगा। यूपीएससी का 6 बार मौका मिलता है, पर जिंदगी नहीं रही तो यूपीएससी क्या दोगे? है क्या नहीं? तो इन तीनों चीजों के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। ओके, इन तीनों के बारे में अगली बार बात करेंगे। ठीक है, शुक्ला जी बंद कर दीजिएगा। देखो ऐसा है कि